हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल BSR स्टडी में। आज हम अध्याय 6 शुरू कर रहे हैं, वंशागति का आणविक आधार। लेकिन इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसे हम क्रैश कोर्स कहते हैं। हमारे चैनल पर एक ही क्रैश कोर्स चल रहा है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें आनुवंशिक आधार और आनुवंशिक की खोज, तो इसके 3 प्रयोग थे। वो तीनों प्रयोग मोस्ट। अब वो तीनों प्रयोग कैसे कैसे होते हैं, पहले आपको थोड़ा आनुवंशिक पदार्थ पढ़ना पड़ेगा, इसकी खोज क्या हुई, आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। उसके बाद वो तीनों प्रयोग आपको जरूर याद करके जाने, क्योंकि 100% वो तीनों प्रयोगों में से एक प्रयोग आपके एग्जाम में 100% आएगा। कम से कम 4-5 नंबर का आएगा। तो इसलिए आपको पढ़ना वो इम्पोर्टेंट है और वो हर साल ही आता है। अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं? वह पदार्थ जो अनुवांशिक लक्षणों की सूचनाओं को संकेतों के रूप संचित रखता है और संतति पीढ़ी के जीवों में पहुंचता है तथा संतति जीवों में उन लक्षणों को विकसित करता है, अनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। अनुवांशिक पदार्थ का मतलब है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। ठीक है, जो आपने पढ़ा था जनन क्या होता है, ये भी इस तरह ही होता है। जैसे अनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं, तो अनुवांशिक पदार्थ होता है जैसे कि हाथ लंबा होगा या पैर लंबा होगा, वो किस पर डिपेंड करता है? अनुवांशिक पदार्थ पर डिपेंड करता है। लेकिन अनुवांशिक पदार्थ हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, DNA और RNA। उसके पढ़ाने से पहले आपको अनुवांशिक पदार्थ में कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब अनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की थी? अनुवांशिक पदार्थ की खोज, तो इसमें सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। इसकी कोशिका की खोज की 1665 में। 1661 में रॉबर्ट ब्राउन ने यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्र की खोज की। जो कोशिका होती है, इसमें जो केंद्र होता है, उसने केंद्र की खोज की। नगेली द्वारा पादप कोशिका के केंद्र में दंडतव रचनाओं को देखा गया, मतलब जो उसके अंदर जो रचनाएं होती हैं, जो कार्य करते हैं केंद्र के अंदर, उन्हें देखा गया था। वाल्डेयर ने इस सूचनाओं को गुणसूत्र नाम दिया। किसने? वाल्डेयर ने इन्हें किसका नाम दिया? गुणसूत्रों का नाम दिया। ठीक है, गुणसूत्रों का नाम दिया। उसके बाद वान वेनिडेन ने यह स्पष्ट किया कि सभी दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। मतलब उन्होंने स्पष्ट किया ऐसा, जो दैहिक कोशिकाएं होती हैं उनमें सभी चीज़ों की, मतलब जो गुणसूत्र होते हैं वो समान होते हैं। जैसे मनुष्य में गुणसूत्र के होते हैं, समान होते हैं। जैसे 46 वो एक ऐसे अलग हो जाता है। मैंने अभी आपको 5 पढ़ने में पढ़ाया था, जिसमें 45 रह गए या 47 हो गए, 44 हो गए, तो उनसे क्या क्या रोग हो सकते हैं। युग्मक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। क्या? युग्मक माने जब संलयन होता है, जब भ्रूण का निर्माण होता है, तो उससे पहले मतलब आधे गुणसूत्र माँ के, आधे गुणसूत्र पिताजी के बेटे के या बेटी के अंदर जाते हैं। उसके बाद अतः यह स्पष्ट हुआ कि अनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों पर पाया जाता है। अनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है? अनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों पर पाया जाता है। फ्रीडरिक माइसियर ने पस कोशिकाओं में फास्फोरस मुक्त पदार्थ अलग किया, जिसे न्यूक्लिन नाम दिया। ठीक है ना, मतलब जो फास्फोरस से जो पास कोशिकाएं थी, उन्हें फास्फोरस मुक्त पदार्थ के अलग किया, जिसे हम यूक्लिन नाम दिया। उसके बाद एक और अगला पॉइंट है, इसकी अम्लीय प्रकृति के आधार पर एल्टमान ने न्यूक्लिन को न्यूक्लिक अम्ल कहा। क्या? अम्लीय ये क्या है? न्यूक्लिन को हमने क्या बोला था? इसमें न्यूक्लिन को बोला हमने न्यूक्लिक अम्ल कहा गया। अब इस न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, इसका भी अगले प्रयोग है, जो मैं आपको ना समझाऊंगा इसका क्या होता है और इसका क्या बेनिफिट होता है। अगला पॉइंट है, कोसेल ने न्यूक्लिक अम्ल के रासायनिक घटकों का पता लगाया। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। जो मतलब इसके जो घटक होते हैं न्यूक्लियोल के, उन्होंने इसका पता लगाया, उसके लिए उन्हें एक पुरस्कार भी मिला। और जो ये ना इसके न्यूक्लियोल के जो रासायनिक घटक है, पहला प्रयोग आपका उसके ऊपर ही है। अब जैसा
कार्बोक्सिलिक अम्ल और तुम्हारा पदार्थ, ये उसमें 2-3 हैं जो मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊँगा। ये अगर पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट है। शीघ्र ही यह पता चल गया कि कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, जैसे हम डीएनए और आरएनए। अब जो डीएनए उसे बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है? ये डीएनए होता है। उसके बाद है राइबो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए। बस आरएनए और डीएनए बस ये अंतर है, बस आपको ऑक्सी और राइबो इनका ही मतलब जो ऑक्सी ऊपर वाले पे ऑक्सी है, बस ऑक्सी राइबो और नीचे पर राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है ना, ये आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। उसके बाद आता है अगला टॉपिक है इसमें डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ। ये क्या होता है? ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ पढ़ते हैं। कोशिकाओं के केंद्र में गुणसूत्रों की खोज के बाद यह मानने जाने लगा कि आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्रों पर स्थिर होते हैं। क्या? जब जैसे जो कोशिका की खोज हुई, कोशिका की खोज होने के बाद उसमें केंद्रक की खोज हुई। अब केंद्रक की खोज होने के बाद फिर उसके अंदर क्या हुई? गुणसूत्रों की खोज हुई। और गुणसूत्रों की जो गुणसूत्र है उन्हें क्या माने मतलब जो गुणसूत्र थे उन्हें क्या माने जाने लगा? आनुवंशिक पदार्थ माने जाने लगा। उसके बाद है गुणसूत्र न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, जिनमें 40% न्यूक्लिक अम्ल एवं 60% प्रोटीन होते हैं। न्यूक्लिक और प्रोटीन होते हैं। इसके बाद 40% क्या होता है? न्यूक्लिक, और 60% क्या होता है? उसमें प्रोटीन होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। क्या बने होते हैं? गुणसूत्र बने होते हैं। इस आधार पर वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रोटीन यह न्यूक्लिक अम्ल में से कोई एक पदार्थ आनुवंशिक हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? इसमें से जो एक पदार्थ है वो क्या 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 हो सकता है? आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है, या तो प्रोटीन या न्यूक्लिक। ठीक है, क्या हो सकता है? कि आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है। कुछ समय तक वैज्ञानिकों ने प्रोटीन को आनुवंशिक पदार्थ मानते रहे। जो प्रोटीन है उसे ही क्या मानते रहे? वो आनुवंशिक पदार्थ। लेकिन ये यहाँ पर गलत साबित हुए। देखते हैं आगे। किंतु प्रोटीन्स में स्वादुर्गुणन की क्षमता नहीं होती, अतः यह आनुवंशिक पदार्थ का कार्य नहीं कर सकता। मतलब जो प्रोटीन है वो आनुवंशिक पदार्थ का कार्य नहीं कर सकता। फिर वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोग द्वारा यह स्पष्ट किया कि फिर वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोगों द्वारा यह स्पष्ट किया कि आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन ना होकर क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल होता है। जो आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसमें प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे डीएनए व आरएनए, जिसे हम डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक अम्ल। कुछ वायरसों को छोड़कर अन्य सभी जीवों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ प्रमाणित करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कुछ प्रमुख प्रयोग निम्न हैं। उसमें से सबसे मतलब उसमें जो 3 नियम हैं वो मैं आपको आगे चैप्टर में पढ़ाऊँगा, मतलब अगले पार्ट में पढ़ाऊँगा। और आपने अगर इसे अच्छी तरीके से पढ़ लिया, जो मैं आपको तीनों प्रयोग पढ़ाने वाला हूँ आगे, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल BSI स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आपको सभी जो मैंने लेसन क्रैश कोर्स के अपलोड कर दिए हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में।